हेलो दोस्तों, आज है 3 दिसंबर और हम लोग आज डिस्कस करेंगे 3 दिसंबर के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन एंड आंसर। तो इसलिए इस वीडियो को आप अंत तक देखिए। स्वागत है आपका एग्जाम मंथन में। अगर आपने हमारा चैनल अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो आज ही सब्सक्राइब कर ले। तो चलिए शुरू करते हैं। हमारा आज का फर्स्ट क्वेश्चन रिलेटेड है रोशनी एक्ट से, जो आजकल काफी कंट्रोवर्सी में बना हुआ है। आपको बताना है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका सही आंसर है ये हमारा जम्मू एंड कश्मीर से रिलेटेड है। इसके ये कंट्रोवर्सी में क्यों आया? क्योंकि इसके अंतर्गत जो कई सारे जो ओनरशिप राइट्स हैं वो अनऑथोराइज पर्सन को प्रोवाइड किए गए, तो इसलिए कंट्रोवर्सी में भी आ गया है। तो चलिए थोड़ा इस एक्ट के बारे में देखते हैं। रोशनी एक्ट जो है ये हमारा 2001 में पास किया गया था जम्मू एंड कश्मीर के अंदर। इसके तहत गवर्नमेंट का एम था कि वो लैंड का ओनरशिप राइट प्रोवाइड करने का, सरकारी जमीन को बेच करके। तो उसके फायदा ये था कि गवर्नमेंट चाह रही थी करीब 25,000 करोड़ वो जनरेट करना चाह रही थी, जो वो अपने हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल कर सके। तो मगर हुआ क्या है कि इसमें कई सारे जो जमीन दिए गए वो इलीगल तरीके से दे दिए गए, इसलिए ये न्यूज में बना हुआ है। तो हमारे काम का बस यही है कि आपको ध्यान में रखना है ये कौन से स्टेट से रिलेटेड है। तो इसका नाम है जम्मू एंड कश्मीर। और ये रोशनी इसका नाम क्यों पड़ा? क्योंकि इससे जो पैसे जो आने वाले थे वो हमारे हाइड्रो इलेक्ट्रिक पावर प्लांट में इस्तेमाल होना था। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। अभी एक साइक्लोन जो स्टॉर्म आ रहा है हमारा बुरेवी नाम से, ये फिर से आ रहा है इंडिया के अंदर। आपको बताना है ये कौन से स्टेट को हिट करने वाला है। तो इसका सही आंसर है ये हमारे तमिलनाडु कोस्ट को हिट करने वाला है, जैसा कि आप लोग मैप में यहाँ पे देख सकते हैं। अभी कुछ ही दिन पहले ही हमारे साइक्लोन निवार आया था, अभी लेकिन थोड़े दिन बाद ही फिर से हमारा ये दूसरा साइक्लोन हिट कर लिया है। ये हमारा जनरेट हो रहा है साउथ वेस्ट बे ऑफ बंगाल में जनरेट हुआ है। तो आईएमडी ने बोला है कि हमारे जो दो स्टेट्स हैं तमिलनाडु और केरला, यहाँ पे खतरा हो सकता है। तो चलिए थोड़ा ट्रॉपिकल साइक्लोन के बारे में देखते हैं। ट्रॉपिकल साइक्लोन होता क्या है कि इसके अंतर्गत जो एक इंटेंस सर्कुलर स्टॉर्म होता है हवा का, ये जनरेट कहां पे होता है? ये जनरेट मेजरली होता है हमारे इक्वेटर के आसपास होता है। इक्वेटर के आसपास ही क्यों होता है? इक्वेटर के पास जो होती है हमारी इवेपोरेशन ज्यादा होती है। इवेपोरेशन ज्यादा होने के कारण हमारा वाटर वेपर ज्यादा बनता है, और वाटर वेपर ऊपर जाकर के टेम्परेचर उसका फॉल होता है और वो कंडेंस करता है, तो हमारा लैटेंट हीट ज्यादा निकलता है, जिसके कारण से और एनर्जी मिलती है और वो और ज्यादा इंटेंसिफाई होता है। इसलिए हमारा इक्वेटर के पास ज्यादा क्रिएट होता है। और आपको एक बात बता दें कि हमारा नॉर्दर्न हेमिस्फीयर में ये एंटी क्लॉकवाइज घूमता है और सदर्न हेमिस्फीयर में ये हमारे क्लॉकवाइज घूमता है। तो आपको इस बात का भी ध्यान रखना है। और जो है ट्रॉपिकल साइक्लोन की डिफरेंट नेम है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं। ये हमारा जो है इसको हम लोग बोलते हैं नॉर्थ हरिकेन्स बोलते हैं, अटलांटिक और ईस्टर्न पैसिफिक में बोलते हैं। टाइफून्स बोलते हैं इसको साउथ ईस्ट एशिया और चाइना के साइड में इसको टाइफून्स बोलते हैं। और जो हमारा इंडिया के साइड में इसको ट्रॉपिकल साइक्लोन बोलते हैं, और साउथ वेस्ट पैसिफिक में भी इसको बोलते हैं हम लोग ट्रॉपिकल साइक्लोन्स। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा ये थर्ड क्वेश्चन है, ये काफी आजकल न्यूज में बना हुआ है। अगर आपने ध्यान से पेपर पढ़ा होगा तो इसके बारे में बिल्कुल पढ़ा होगा। आपको बताना है ये XP100 जो ये है क्या चीज, ये किस चीज से रिलेटेड है। इसका सही आंसर है ये हमारा इंडिया का फर्स्ट ऑक्टेन पेट्रोल है। बिल्कुल, बहुत अच्छी खबर है हमारे लिए। अभी क्या हुआ है कि हमारी जो इंडियन ऑयल है यहाँ पे इसने एक लॉन्च किया है प्रीमियम ग्रेडेड पेट्रोल, जो जिसमें कि हाई ऑक्टेन है। तो इसके बारे में अभी थोड़ा डिटेल से देखेंगे। तो इसमें फायदा क्या होगा हमें, जो अब इंडिया उन कुछ देशों में शामिल हो गया है जहां पे हमें हाई ग्रेडेड प्रीमियम ग्रेड पेट्रोल मिलते हैं। ठीक है, तो आपको लिए हमारे लिए सभी के लिए अच्छी खबर है ये। तो चलिए थोड़ा देखते हैं इसके बारे में। अब ऑक्टेन रेटिंग होता क्या है, इससे फायदा क्या होगा, हाई ऑक्टेन का मतलब क्या हुआ? ऑक्टेन का मतलब होता है कि जितना ज्यादा ऑक्टेन होगा उतनी ज्यादा फ्यूल में स्टेबिलिटी होगी। ठीक है, इस बात को आपको ध्यान में रखना है। तो स्टेबिलिटी होने से कारण हमारा जो है नॉकिंग कम होता है। और नॉकिंग का मतलब क्या होता है? नॉकिंग क्या होता है, जब हमारे अगर फ्यूल जो है, जो हमारे तेल है, वो अपनी पहले ही जल जाए, प्री मेच्योरली वो इग्नाइट हो जाए, तो उससे क्या होती है, हमारे तेल की इफिशियंसी भी कम होती है और हमारा जो इंजन का लाइफ भी कम होता है। तो अगर हम लोग हाई ऑक्टेन पेट्रोल इस्तेमाल करेंगे तो उससे फायदा ये रहेगा कि हमारी जो तेल में नॉकिंग कम होगी। तो नॉकिंग कम होगी तो हमारी इंजन की लाइफ बढ़ेगी और हमारा एफिशिएंसी भी बढ़ेगा। तो अब क्या है कि आप लोग ये ऐसे फिगर में देखिए, इसी तरीके से बाहर में पेट्रोल मिलता है ऑक्टेन नंबर के हिसाब से। अब ऐसा भी इंडिया में मिलना चालू हो जाएगा।
तो ठीक है। और HPCL ने पहले एक लॉन्च किया था एक ऑक्टेन 99 के लिए। अब क्या है कि इंडियन ऑयल ने लॉन्च किया है XP100, तो आपको इस बात का ध्यान रखना है। उन्नत भारत अभियान, ये जो फ्लैगशिप प्रोग्राम है, कौन सी मिनिस्ट्री चलाती है? तो अभी ये न्यूज में क्यों है? अभी क्या हुआ है कि हमारे जो मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन है, इन्होंने इसका एक रिव्यू मीटिंग लिया है, इसलिए ये न्यूज में था। तो आपको ध्यान में रखना है कि कौन सी मिनिस्ट्री के अंदर आता है ये हमारा मिनिस्ट्री ऑफ एजुकेशन के अंदर आता है। थोड़ा देखते हैं इस स्कीम के बारे में। उन्नत भारत अभियान के अंतर्गत किया गया था कि हमारे जो हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशंस हैं, जैसे कि IITs, IIMs हो गए, उनको क्या किया गया कि आप बोला गया कि आप कम से कम 5 विलेज को अडॉप्ट कीजिए। वो उसमें अडॉप्ट करने में क्या फायदा था, और उनको बोला गया अडॉप्ट करके आप वहां पे इकोनॉमी का सोशल बेटरमेंट लाइए। वो कैसे ला सकते हैं? आप वहां के बच्चों को पढ़ाइए, वहां पे आप स्कूल पढ़ाइए, लाइट लगवाइए, मटेरियल मटेरियल में मतलब कि आप सोलर लैंप लगवाइए, पानी की सुविधा दीजिए और उनको डेवलप कीजिए। तो इसके तहत बोला गया था हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूशन को कि आप डेवलप कीजिए 5 विलेज को। तो लेकिन क्या हुआ कि इसमें जो प्रोग्रेस था उसको और अच्छा करने के लिए उन्नत भारत अभियान 2.0 लाया गया। ये हमारा लॉन्च हुआ 2018 में। तो पहले क्या था, हमारा फेज 1 में था इनविटेशन मोड पे, लेकिन अब 2.0 में क्या किया कि आपको मैंडेटरी कर दिया गया कोई भी हायर एजुकेशन इंस्टीट्यूट को अडॉप्ट करने के लिए। तो उनको बोला गया कि आपको अडॉप्ट करना ही करना है और कम से कम 5 विलेज को डेवलप करना है। अब इसके अंदर जो कोऑर्डिनेटिंग हमारी जो इंस्टीट्यूशन थी, कौन थी? वो हमारी IIT दिल्ली थी। इस बात का आपको ध्यान रखना है। अभी जो है हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट, ये काफी न्यूज में है। आपको बताने हैं किससे से रिलेटेड है। ये हायाबुसा 2 बिल्कुल बाइक से रिलेटेड नहीं है, अगर आपके दिमाग में आ रहा है तो इसका सही आंसर है, ये हमारा एस्ट्रॉयड सैंपल रिटर्न मिशन है। ये हमारी जापानी स्पेस एजेंसी के द्वारा लॉन्च किया गया था। तो इसके तहत हो क्या रहा है कि एक हायाबुसा 2 स्पेसक्राफ्ट के थ्रू हमें जो एस्ट्रॉयड रोएगु से कुछ सैंपल मंगवाए गए हैं। तो इसलिए ये हमारा 6 दिसंबर को जो हमारा कैप्सूल है, ये हमारे सदर्न ऑस्ट्रेलिया के पास ये हमारा कैप्सूल गिराया जाएगा। इसलिए हमारे ये न्यूज में बना हुआ है। अब हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट जो है, ये हमारा हायाबुसा जो मिशन था 2003 में चालू किया गया था, उसी का ये कंटिन्यूएशन में दूसरा पार्ट है। ये जो हमारा हायाबुसा 2 प्रोजेक्ट है, ये हमारा 2014 में भेजा गया था। ये हमारा करीब 6 साल का मिशन चला है। इसमें क्या किया गया कि हमें रोएगु जो है एस्ट्रॉयड पे वहां से सैंपल लाने के लिए भेजा गया। ये हमारे जल्दी अब अर्थ पे लैंड करने वाला है। तो अब हम लोग एस्ट्रॉयड का स्टडी क्यों कर रहे हैं? एस्ट्रॉयड का स्टडी इसलिए कर रहे हैं क्योंकि हमारे जो एस्ट्रॉयड्स होते हैं और सोलर सिस्टम में जो और हमारे प्लैनेट होते हैं, सबका इवोल्यूशन को स्टडी करने के लिए ये इंपॉर्टेंट होता है। इसलिए हम लोग इसको स्टडी करते हैं। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। ये हमारा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है C32LH2। ये जो टर्म है, ये क्या है, ये आपको बताना है। तो इसका सही आंसर है, ये हमारा क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक है। तो अभी ये न्यूज में क्यों है? अभी क्या हुआ है, हिंदुस्तान एरोनॉटिकल्स लिमिटेड द्वारा एक ये जो टैंक है, ये बना करके हमें इसरो को दिया है। तो ये क्रायोजेनिक टैंक जो है, ये हमारा बनाया गया है क्रायोजेनिक प्रोपेलेंट टैंक ऑफ एल्यूमिनियम अलॉय बनाया गया है। तो ये इसलिए न्यूज में बना हुआ है। ये हमारा इस्तेमाल किस में होगा? ये हमारा GSLV Mark 3 में इस्तेमाल होगा। थोड़ा GSLV के रॉकेट के बारे में देखते हैं। इंडिया के अंतर्गत अंदर में जो है GSLV रॉकेट जो है हमारा, ये बनाया जाता है और डेवलप किया जाता है, ऑपरेट किया जाता है इसरो के द्वारा, जो हमारी स्पेस एजेंसी है। तो ये स्पेस एजेंसी हमारे GSLV रॉकेट बनाती है। तो उसका इस्तेमाल क्या करती है? ये इसका इस्तेमाल करती है हमारे सैटेलाइट्स को हमारे जियो स्टेशनरी ऑर्बिट में भेजने के लिए, जिसका कि हमारा हाइट होता है 36,000 किलोमीटर। ये हमारे कंटिन्यूअस ट्रैकिंग के लिए इस्तेमाल होता है। अब GSLV रॉकेट के अंदर 3 स्टेज होते हैं। पहला होता है सॉलिड बूस्टर, जिसमें हम लोग 4 लिक्विड स्ट्रैप का इस्तेमाल करते हैं, और दूसरा होता है हमारा लिक्विड इंजन होता है। तीसरा होता है हमारा क्रायोजेनिक इंजन, जो अब इंडिया ने डेवलप कर लिया खुद का। इसके तहत हम लोग लिक्विड हाइड्रोजन यूज करते हैं फ्यूल के लिए, और लिक्विड ऑक्सीजन यूज करते हैं ऑक्सीडाइजर के लिए। तो हमारा इंडिजिनस खुद का GSLV रॉकेट पहला कब लॉन्च हुआ था? ये हमारा लॉन्च हुआ था 2014 में, और हमारा इसका नाम था इसका GSLV D5। तो आपको इस बात का ध्यान रखना है कि GSLV D5 हमारा फर्स्ट जो था इंडिजिनस GSLV रॉकेट था, जो 2014 में लॉन्च किया गया था।
अभी ये 3 ड्रग जो है बेडाक्विलिन, पेट्रोमेनिड और लिनोजोलिड, ये भी न्यूज में भी बने हुए हैं। तो आपको बताना है ये किस चीज के ट्रीटमेंट में इस्तेमाल होगा। तो इसका सही आंसर है ये हमारे ट्यूबरक्लोसिस को ट्रीट करने के लिए इस्तेमाल में आएगा। तो इसलिए न्यूज में बना हुआ था, क्योंकि अभी इसको हाल ही में अप्रूवल मिला है। अभी जैसा आप लोग जानते हैं कि हमारी ड्रग रेजिस्टेंट टीबी काफी बढ़ रही है, तो इसलिए इनका हमको लोग इस टीबी को क्योर करने में इस्तेमाल करेंगे। अभी हाल ही में इंटरनेशनल डे फॉर द एबोलिशन ऑफ स्लेवरी ऑब्जर्व किया गया है। तो आपको बताना है किस दिन ये सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका सही आंसर है ये हमारा 2 दिसंबर को हम लोग सेलिब्रेट करते हैं। हम लोग 2 दिसंबर को ही सेलिब्रेट क्यों करते हैं? क्योंकि इसी तारीख को हमारे जो यूएन की जनरल असेंबली है उसने एक यूनाइटेड नेशन कन्वेंशन पास किया था फॉर द सपरेशन ऑफ द ट्रैफिक इन पर्संस एंड ऑफ द एक्सप्लॉयटेशन ऑफ द प्रोस्टिट्यूशन ऑफ अदर्स। इसी तारीख को 2 दिसंबर 1949 में ये रेजोल्यूशन पास हुआ था। इसलिए इस दिन हम लोग सेलिब्रेट करते हैं ताकि लोगों में अवेयरनेस फैला सकें। तो अभी क्या है कि हम लोग तो पुरानी तरह की स्लेवरी तो बदल गई है, लेकिन अब न्यू फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी आ गई है। न्यू फॉर्म्स ऑफ स्लेवरी के तहत ट्रैफिकिंग ऑफ पर्संस उसमें आएगा, सेक्सुअल एक्सप्लॉयटेशन भी इसमें आता है और हमारे चाइल्ड लेबर भी इसमें आता है। अभी जो एक रिपोर्ट आई थी आईएलओ का, उसके में बताया था कि कम से कम 40 मिलियन पीपल जो हैं अभी मॉडर्न स्लेवरी से सफर कर रहे हैं। और मॉडर्न स्लेवरी का क्या है कि ये अभी डिफाइन नहीं है किसी भी लॉ के तहत, इसलिए काफी मुश्किल होता है इसको ट्रैक करना। हमारा आज का ये 9th क्वेश्चन है, रामायण क्रूज सर्विस ये किस स्टेट में चालू किया गया है? ये चालू होने वाला है। इसका सही आंसर ये उत्तर प्रदेश। तो कौन सी मिनिस्ट्री इसको चालू करेगी? ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज करेगी। इसमें क्रूज लगा हुआ है तो आप इसे याद कर सकते हैं, ये हमारी मिनिस्ट्री ऑफ पोर्ट्स, शिपिंग एंड वाटरवेज को चालू करेगी। अभी इसी मिनिस्ट्री ने के मिनिस्टर ने इसको इम्प्लीमेंटेशन के लिए रिव्यू किया था। अब इसके तहत होगा क्या कि हमारे इंडिया में अभी तक की फर्स्ट जो हमारी फर्स्ट एवर क्रूज सर्विस चालू करेगी हमारे सरयू रिवर पे। ये हमारा जो वाटरवे है ये हमारा चलेगा नेशनल वाटरवे 40 पे। ये हमारा आपको जैसा पता ही होगा कि हमारा अयोध्या जो है ये हमारी सरयू रिवर के बैंक पे लोकेटेड है। इसके तहत क्या होगा, हमारे जो डिवोटीज हैं उनको जो एक मॉडर्न एक्सपीरियंस दिया जाएगा, अपने आप में नया बिल्कुल लग्जरी प्रोवाइड की जाएगी, मॉडर्न सेफ्टी और स्टैंडर्ड्स के साथ में दिया जाएगा। अब अयोध्या को जो है हम लोग बोलते हैं भगवान राम का जन्म स्थान भी बोलते हैं। और ये हमारी जो है अयोध्या, जैसे कि अगर आपको नहीं पता है तो बता दें कि हमारी फर्स्ट है ये मोक्षदायिनी सप्तपुरी में, ये फर्स्ट प्लेस ये आती है। इसलिए इस बात का भी आपको ध्यान रखना है कि मोक्षदायिनी सप्तपुरी में अयोध्या नंबर 1 है। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। हमारा आज का लास्ट क्वेश्चन है, चार धाम प्रोजेक्ट जो है ये किस स्टेट में लोकेटेड है? इसका सही आंसर है उत्तराखंड। अभी न्यूज में क्यों है? क्योंकि इसको हाल ही में अभी संपन्न किया गया है। चार धाम प्रोजेक्ट के अंतर्गत किया क्या जाएगा? जो हमारे चार धाम है केदारनाथ, बद्रीनाथ, यमुनोत्री और गंगोत्री, यहाँ पे हमें करीब 900 किलोमीटर का ऑल वेदर रोड्स बनाना है। तो ये इसलिए चार धाम प्रोजेक्ट इन चारों धाम से रिलेटेड है। तो अब इसको मिनिस्ट्री को, कौन सी मिनिस्ट्री इसको कोऑर्डिनेट करेगी? तो हमारी कोऑर्डिनेट करेगी मिनिस्ट्री ऑफ रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज। अब यमुनोत्री जो है हम लोग इसमें गॉडेसेस यमुना से लिंक्ड है, गंगोत्री हमारी गॉडेसेस गंगा से लिंक है, केदारनाथ हमारे भगवान शिव से लिंक्ड है और हमारा बद्रीनाथ लॉर्ड विष्णु से लिंक्ड है। ठीक है, तो दोस्तों इसी के साथ हमारा आज का क्वेश्चन आंसर का सेशन समाप्त होता है। आशा करते हैं आपको हमारा वीडियो अच्छा लगा होगा। अगर अच्छा लगा है तो कृपया करके लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो चलिए फिर कल मिलते हैं। धन्यवाद।